धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, महिला संविदा कर्मियों को मिल सकती है बड़ी राहत, बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। खटीमा गोलीकांड की बरसी आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा रहेगा याद। उत्तराखंड में फॉर्मल रोजगार सृजन की दर में 28% का इजाफा, पीएम मोदी ने की धामी सरकार की तारीफ, सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देवभूमि रोजगार सृजन की ओर। कॉर्पोरेट पार्क में पेड़ों की कटाई मामले की हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, बढ़ सकती है पूर्व वन मंत्री हरक सिंह और कई अधिकारी की मुश्किलें, कॉर्पोरेट में 6000 पेड़ों का हुआ था कटान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिल सकती है। बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर भी मुहर आज लग सकती है। अनुपूरक बजट और अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकेगी। तो देखिए, बड़ी बैठक आज होने वाली है। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी, कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकेगी। आपको बता दें कि महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत धामी सरकार दे पाए, ऐसा हो सकता है। बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकेगी। अनुपूरक बजट और अध्यादेश को लेकर चर्चा की जाएगी और मंजूरी भी इसको मिल सकती है। तो देखिए, धामी कैबिनेट की आज बैठक है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी, मुहर भी लग सकती है। कई विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। अनुपूरक बजट और अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण बैठकें बताई जा रही है। महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत भी धामी सरकार दे सकती है। तो देखिए, बाल देखभाल अवकाश भी एक काफी अहम विषय रह सकता है चर्चा का इस बड़ी बैठक में। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव बन चुके हैं। विनय, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी, मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से धामी कैबिनेट की जो बैठक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है आज ये होने जा रही है, जिसमें कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से बाल्य देखभाल अवकाश जो है उसको लेकर के भी जो है इसमें यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो आंदोलनकारियों को जो 10% का जो क्षेत्रीय आरक्षण है उसको लेकर के भी जो है इसमें यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है विनय। अगर देखा जाए तो अब कहा जा रहा है कि जो महिला संविदा कर्मी है उनको भी बड़ी राहत मिल सकेगी, क्योंकि आज इस विषय पर चर्चा की जा रही है। क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई आज उनको एक सहूलियत, एक बड़ा तोहफा मिल सकता है बैठक के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए खुशी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है आज बड़ी बैठक जो है यहाँ पर होने जा रही है, ऐसे में यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो हजारों महिला जो संविदा कर्मी यहाँ पर जो हैं आउटसोर्स के माध्यम से जो महिला कर्मचारी जो है यहाँ पर लगी हुई हैं, उनको भी जो है यहाँ पर बाल्य अवकाश जो देखभाल के लिए जो होता है उसको लेकर के जो है यहाँ पर देने की जो है चर्चा की जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर लगातार उनकी कैबिनेट जो है चल रही है और उत्तराखंड से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि उनको लेकर के जो है यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आगे की जो रणनीति है, किस तरीके से विकास कार्य होने हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो देखिए, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, कई विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, तमाम विषयों पर मुहर भी लग सकती है। अनुपूरक बजट और अध्यादेश को मंजूरी मिल सकेगी। इसी के साथ बताया जा रहा है कि महिला संविदा कर्मियों को भी आज बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि बैठक में अहम मुद्दा ये रहेगा चर्चा का और मुहर इस मुद्दे पर लग सकती है। तो बड़ी राहत कहीं ना कहीं महिला संविदा कर्मियों को मिल सकती है। इसके साथ ही बाल देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुद्दे पर भी मुहर लग सकती है।
धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण ये बैठक है, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो धामी कैबिनेट की बैठक देखिए आज होने वाली है, तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है इस बैठक में, और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकेगी। चलिए सीधा रुख करेंगे खटीमा का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड के शहीद अमर रहें, उत्तराखंड के शहीद अमर रहें, खटीमा के शहीद अमर रहें। 1 सितंबर 1994 के गोलीकांड शहादत दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे सभी शहीदों के परिजन, यहाँ पर आए हुए हमारे प्रमुख, हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जी, श्री पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, हमारे उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी, श्री कमलेंद्र सेमवाल जी मंडी चेयरमैन, और सायरा बानो जी हमारे उपाध्यक्ष, जिनका बहुत ही जिन्होंने धैर्य और साहस से अपनी एक प्रसिद्धि बनाई है पूरे देश के अंदर, श्री रामू जोशी जी, श्री भैरव दत्त पांडे जी, श्री नंदन जी पाठक जी हमारे, और रावत जी आंदोलनकारी, और हमारी पूज्य माता जी ब्रह्मजीत की मम्मी मोहनी सुप्रिया जी, भगवान जोशी जी हमारे, हरीशचंद जोशी जी, भाटिया जी समेत सभी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी वयोवृद्ध, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, आज मैं सबसे पहले तो हमारे शहीदों के सभी परिजन, आज की शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम सब लोगों के लिए एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, और हंसते हंसते मां की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द ना हम भूले हैं न भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। और जो हमारे 7 शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और ये कसक हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी कि हमने अपने अलग राज्य के लिए पुलिस के अत्याचार को सहा, अपने बीच के
अपने स्नेही जनों को, अपने पारिवारिक जनों को हमने खोया है। खटीमा की आज भी, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये शहीद स्मारक के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, कई स्थानों पर जमीन की बात हुई, लेकिन अंततः यह जमीन सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति प्रदान करी और हम भी चाहते थे उस समय कि सबकी सहमति से ऐसा स्थान यहाँ के श्रद्धा स्थल के रूप में बनाया जाए, ऐसा जाना जाए जो सबके लिए आसान भी हो। और उत्तराखंड की जननी इस खटीमा की भूमि में जब भी वो आए तो उनको वो स्थान सार्वजनिक रूप से आसानी से सड़क के पास दिखाई दे, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी, उत्तराखंड से और देश से आने वाले लोग निश्चित रूप से हमारे उन सभी शहीदों को ठीक प्रकार से अपने स्मरण में रखें, हमेशा उनकी याद करें और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी भी हमेशा उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले, अपनी शहादत देने वाले उन अमर शहीदों का स्मरण करे। तो इसलिए ये स्थान मिला और मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हम बहुत लंबे समय से सोचते थे कि यहाँ पर एक शहीद स्मारक होना चाहिए और हमारे आंदोलनकारियों की भी लंबे समय से मांग रही और आज ये लगभग शहीद स्मारक अपना विस्तार रूप ले चुका है। और वास्तव में जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, कई बार आप में से मैं अधिकांश लोग इस श्रद्धांजलि दिवस पर जब भी एकत्र होते थे तो हर बार बड़ी बारिश हो जाती थी, बारिश होती थी और इतना पानी भर जाता था। क्यों रामू भाई? बहुत पानी भर जाता था। कमलेन जी भी हमारे वहां से आते थे, खूब पानी भर जाता था, हम लोग भीग जाते थे और कितनी बार तो आपको भी छाता उड़ा के ले गए हम लोग। लेकिन आज ये स्थल यहाँ पर बनने से निश्चित रूप से, और आप सबकी यह भी मांग थी कि यहाँ पर जो है ये जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम भी हमारा जो है सरकारी कार्यक्रम हुआ। और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आज बड़ी बैठक लेने वाली है। आपको बता दें कि मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में चर्चा होगी। इस बैठक में सुबह 11 बजे विधानसभा में बैठक शुरू होगी। सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जाएगी। 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब शुरू होने वाला है 5 सितंबर से। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आज बड़ी बैठक लेने वाली है। तमाम तैयारियों को लेकर यह बैठक रहेगी। सुबह 11 बजे विधानसभा में बैठक शुरू होगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी बड़ी बैठक ले रही है, क्या कुछ जानकारी? जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी जो है 5 तारीख से यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के जहाँ यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने जो है यहाँ पर तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार जो है वो भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु खंडूरी, उन्होंने जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं किस तरीके से जो है विधानसभा में की जानी है, सुरक्षा की दृष्टि से जो है क्या कुछ विशेष इसमें किया जा सकता है, इन सब चीजों को जो है देखते हुए यहाँ पर एक अहम बैठक का जो आयोजन है वो आज यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल। और विनय, खास बात ये भी हो जाती है कि विधानसभा का मानसून सत्र, ऐसे में इस बार कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं विपक्ष जिनको लेकर हमलावर हो सकता है सत्ता पक्ष पर? जी बिल्कुल, देखिए खुशी आपको बता दें कि यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो जिस तरीके से मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है, ऐसे में अगर विपक्ष की यहाँ पर बात की जाए तो विपक्ष जो है लगातार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार पर जो है घेरने की तैयारी में लगा रहता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कई जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो धरने प्रदर्शन भी जो है इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस कर सकती है। तो
कई बड़े मुद्दों को लेकर के जो है कांग्रेस और विपक्षी जो छोटे दल भी हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए बना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास एक युवक नशे की हालत में 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर मौजूद कांस्टेबल हेम मेहरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर खाई में उतरकर युवक की जान बचाई। जानकारी के अनुसार युवक नशे की हालत में खाई में गिर गया था। इसके बाद यातायात कर्मी कांस्टेबल हेम मेहरा ने चीता पुलिस समेत अन्य युवाओं की मदद से युवक को बाहर निकाला। इसके बाद युवक को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत खतरे से बाहर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रास्ते पर रेलिंग न होने के कारण लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। मेरे पास फोन आया कि एक व्यक्ति यहाँ से नीचे गिर गया है, तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। कोई नीचे जाने को तैयार नहीं था क्योंकि बिच्छू घास और अन्य घासें बहुत पड़ी हुई थी। कोई गया नहीं। फिर मैं एक लकड़ी के सहारे से और उधर रास्ता न होने से मैंने फिर थाने में भी सूचना दी एसओ साहब को और उन्होंने रास्ता भी भेजा। मैं तब तक जो है केबल के द्वारा उसको बांध के जो है और ऊपर जो है एक अन्य व्यक्ति और था, उनके द्वारा फिर जो है इसको ऊपर जो है खींच के ले। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने थराली का भ्रमण किया, जहां सतपाल महाराज प्रतिबंधित थराली मोटर पुल का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही प्राण मंत्री और पिंडर नदी के संगम स्थल पर मलबा जमा होने से पिंडर नदी में बन रही झील का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती, ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने जल्द से जल्द थराली मोटर पुल के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कराए जाने के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए हैं। वहीं पिंडर नदी में नदी का चैनलाइजेशन कराए जाने की बात भी सतपाल महाराज ने कही, ताकि पिंडर अपने बहाव में बह सके और थराली में नदी किनारे बसी आबादी को कोई खतरा ना हो। काट पटाव हो रहा है, इसको मैंने देखा है और इसके लिए हम आदेश देंगे और इसकी पूरी डीपीआर बनवाएंगे कि कैसे इसकी सुरक्षा हो सके। और हम चैनलाइजेशन भी कर रहे हैं क्योंकि चैनलाइजेशन होने से जो है इसका प्रभाव बीच में हो जाएगा। बीच में रेता आने से ये दाईं तरफ तटबंध को काटता है, बाईं तरफ काटता है, तो इसके लिए चैनलाइजेशन करने का भी हम विचार कर रहे हैं। इसका मुझे एप्लीकेशन दी गई है और मैंने इनसे आग्रह किया है कि अपनी भावना से आप जो है हमारे जो है कोर्ट को भी अवगत कराएं, पर निश्चित रूप से इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और यथासंभव मदद करेंगे। हरिद्वार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहादुराबाद ब्लॉक के रोहालकी में भी डेंगू के नए मामले सामने आए हैं, जिससे डेंगू मरीजों की तादाद अब 100 के पार हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रोहालकी में स्वास्थ्य विभाग ने फंगिंग और कीटनाशकों का छिड़काव कराया है। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव की जानकारी दी है। लगभग 8 दिन से यहाँ लोग डेंगू से पीड़ित चल रहे थे। उसके लिए प्रधान जी की टीम भी लगी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सक्रिय किया है और लगभग 3 दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सक्रिय है। आज लगभग सभी लोगों का टेस्ट तो ले लिया गया है। अब दवाई छिड़काव का कार्य हर घर तक किया जा रहा है। प्रधान जी ने पहले भी नालियों में, गलियों में, सब सारे में दवाई छिड़कवा दी है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ये कार्य हर घर के अंदर, हर कोने तक पहुंचने का काम, दवाई छिड़काव का कार्य करने का कार्य चल रहा है। काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए अब उसमें नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, तो इसलिए जनपद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से अनुरोध है कि सोर्स रिडक्शन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। जो साफ पानी में डेंगू का लावा फैलता है और घरों में जो पानी रोक के रखते हैं, चाहे घड़ों में हो या बाल्टियों में हो, उसको लगातार चेक करने की जरूरत। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो विकास कार्य हो रहे हैं, बागेश्वर में जो चौमुखी विकास हुआ है, उसे देखकर जनता भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। जिस तरह चंपावत की जनता ने उन्हें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाकर सेवा का मौका दिया, वैसा ही बागेश्वर उपचुनाव में होगा। के अंदर जिस प्रकार से आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं
और बागेश्वर के अंतर्गत जो पिछले सालों में जो विकास के वहां पर कार्य हुए हैं, उत्तराखंड का विकास का काम जिस प्रकार से तेजी से चल रहा है, मैं समझता हूं जिस प्रकार आज चंपावत में चारों ओर चहुमुखी विकास हो रहा है, आदर्श चंपावत बनने जा रहा है, क्योंकि चंपावत की जनता ने एक रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से यहाँ से जो है अपने प्रतिनिधि को चुना, मुझे सेवा करने का अवसर दिया और यहाँ के लोगों ने उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा मार्जिन दिया। तो बागेश्वर की जनता भी, जो चंपावत के लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किया है, जो नई शुरुआत की है, नया इतिहास बनाने का काम किया है, बागेश्वर की जनता भी उस इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बाबा बागनाथ की भूमि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जो विकास का काम प्रारंभ हुआ है उसको और तेज गति पर। चंपावत जनपद के देवीधुरा में स्थित सुप्रसिद्ध माता बाराही धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाशवन युद्ध का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां बाराही धाम पहुंचकर माता की पूजा कर बकवाल युद्ध देखा और रणवीरों की हौसला अफजाई की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूड़ी भूषवण ने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर और मिष्ठान खिलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को राखी के पावन पर्व के मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 3 दिनों से बागेश्वर दौरे पर है। आपको बता दें कि गरुड़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्यूर घाटी और गोमती घाटी में कांग्रेस के चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद हरीश रावत बागेश्वर के शहरी क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिलोना पहुंचे। बागेश्वर में चल रही चुनावी हलचल पर हरीश रावत का कहना था कि देश में जो परिवर्तन आ रहा है, बागेश्वर के लोग उसका ध्वजवाहक बने। राष्ट्रीय आंदोलन में भी बागेश्वर के सरयू बगड़ का ऐतिहासिक महत्व रहा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।